नमस्कार। स्वागत है आप सबका। हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जेआरएफ 2024 में जो जून का री एग्जाम हुआ था उसमें दो पेपर थे। तो पहला पेपर एक पेपर हो चुका था, दूसरे का पहला पेपर चल रहा है, सेकंड शिफ्ट वाला इसके बाद। ठीक है, तो आ जाइए आप लोग, शुरू करते हैं आगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले $76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर। तो कल हम लोगों ने 75 क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लिया था, 75 क्वेश्चन पर। अब आ गए हैं हम लोग 76 पर। ठीक है, $76 नंबर क्वेश्चन ये है। निम्नलिखित समाचार पत्रों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक, आप लोग आराम से रेडी हो जाइए, हम लोग चलो डिस्कशन करते हैं। तो आपके ये हो गए 75 प्रश्न। सुधाकर, लोकमित्र, बनारस अखबार, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, प्रजा हितैषी। और हमने सुबह रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ाते हुए इन सब की चर्चा की थी। आप लोग कमेंट करिए जो जो देख रहे हैं और हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। आपको अगर याद हो तो बनारस अखबार निकालते थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आगरा से, और प्रजा हितैषी भी आगरा से निकलता था। एक पत्रिका निकलती थी लाहौर से, नवीन चंद्र राय थे। आपको याद कुछ आ गया होगा, देख लीजिए। बनारस अखबार 1845 ईस्वी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सुधाकर पत्रिका 1850, बाबू तारा मोहन मित्र। प्रजा हितैषी 1855, राजा लक्ष्मण सिंह। लोकमित्र 1856, राम निरंजन भगवन। और ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1867, नवीन चंद्र राय। तो जो लाहौर से निकालते थे, हम लोगों ने चर्चा की थी। सुप्रिया जी नमस्कार। ठीक है, आगे आते हैं। भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना कब की? चार विकल्प हैं, 1836, 73, 71, 45। उत्तर आपके सामने है। तदीय समाज उन्होंने धार्मिक उद्देश्य से निकाला था। धार्मिक उद्देश्य। स्वीटी प्रणाम बेटा, खुश रहो। तो तदीय समाज 1873 में निकाला था, इन्होंने स्थापना की थी। व्याख्या में कुछ और बातें दी हुई हैं। इन्होंने कविता वर्धनी सभा और पैनी रीडिंग क्लब की स्थापना की। आगे आते हैं 78 संख्या का प्रश्न, 73। बहुत बढ़िया। दुलाई वाली इंदुमती कानों में कंगना उसने कहा था। दुलाई वाली कहानी 1907। ये कहानी बहुत फेमस है और ये कहानी बंग महिला की कहानी है, राजेंद्र बाला घोष। इंदुमती कहानी किशोर लाल गोस्वामी की है। अनुमान लगाएं आप,
1900, उसने कहा था 1915, कानों में कंगना 1913। अब आप यहां देख लीजिए 1907 में दुलाई वाली हास्य प्रधान कहानी है। इंदुमती 1900 में प्रकाशित हुई। कहते हैं इस पे शेक्सपियर की किताब दी टेम्पेस्ट का प्रभाव है। तो शुक्ल जी ने इसे मौलिक कहानी नहीं माना है। अब शुक्ल जी को छोड़ो, मैं तो नहीं मानता हूं। मौलिक कहानी तो हम मानते हैं टोकरी भर मिट्टी को। कानों में कंगना आपके सिलेबस में है। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह इस समय उन्हीं के होते हैं जो नई धारा पत्रिका निकालते हैं। उसने कहा था गुलेरी जी की कहानी है। कथन पढ़िए, दो फकीर शहर आशोभ गाते हुए हाल में प्रवेश करते हैं, स्टेज पर जाते हैं, कफनी पहने हुए, एक हाथ में कशकोल और तस्बीह। प्रश्न क्या है, कशकोल का क्या मतलब है? तो अगर कभी आप गांव में रहे हो, एक छोटा सा पात्र ले लेते हैं, भीख मांगने के लिए। अब तुमड़ी बोलते हैं, तुमड़ी। तुमड़ी जानते हैं? तुमड़ी होती है इसकी लौकी की। लौकी ऐसे होगा, ऐसे करके होता, हाथ में लिए रहते हैं ऐसे, और गले में लटकाए रहते हैं ऐसे। और एक होता है ऐसे, कद्दू का बना होता है ऐसे, और ये देखो ऐसे कटोरा जैसे होगा, और ब्लैक ब्लैक होता है इसमें जो है, ऐसे लिए रहेंगे। कहीं तुझको रखे राम उसको वल्ला रखे, तो ये तुमड़ी बोलते हैं उसको। तुमड़ी बोलते हैं, तुम्बी माने होता है लौकी, तो उसी तुमड़ी बन गया तुमड़ी। और ये जो भिक्षा पात्र होता है कद्दू का बना होता है, कोहड़ा बोलते हैं गांव में। तो ये जो कशकोल शब्द है, कशकोल माने होता है भिक्षा पात्र। तो शहर आशोभ में गाना गाते हुए हॉल में प्रवेश करते हैं और स्टेज पर जाते हैं, कफनी पहने हुए, एक हाथ में कशकोल तस्बीह लिए। हबीब तनवीर ने 1954 में नाटक रचा। तो बाकी नाटक चरणदास चोर, बहादुर कलारिन, जहरीली हवा, देख रहे हैं न्याय इत्यादि। आगे देखिए, किस लेखक का जन्म वर्ष क्या है उसके अनुसार क्रम से आप लगाओ। वीडियो को लाइक करें आप लोग, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। और हम लोग 1.5 घंटे साथ में रहेंगे, तो कोई जल्दबाजी भी नहीं है। आराम से डिस्कशन में पार्टिसिपेट करिए, हिस्सा लीजिए। ओके, ठीक है ना? अज्ञे 1911, दिनकर 1905, महादेवी वर्मा 1904, राहुल संकीर्तन 1902, मुक्तिबोध 1917। आपको इनमें से किसी का तैयार है? किसी का तैयार हो तो आप बताओ। किसी का तैयार हो तो आप बताओ। किसी का तैयार हो तो आप बताओ। अब जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं उनको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप लोग ना समय से आ जाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए इसमें हम उत्तर दिखा देते हैं सीधे। अज्ञे का जो जन्म काल है 1911 ईस्वी है, मुक्तिबोध का 1917 ईस्वी है, दिनकर का 1908 ईस्वी है, महादेव वर्मा का 1907 ईस्वी है, राहुल संकीर्तन 1983। यानी इन सभी लोगों में
सबसे सीनियर अगर कोई है तो राहुल सांकृत्यायन जी हैं। घूमते फिरते रहते थे। और उसके बाद महादेवी वर्मा 1907, दिनकर 1908, मुक्तिबोध 1917, अज्ञे 1911। अब देखो आगे आओ। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने किताब लिखी प्रेमचंद घर में। यह जो किताब लिखी इन्होंने, ये किस वर्ष लिखी? ये 1944 इसका प्रकाशन वर्ष है, 1944। ठीक है। तो कहते हैं कि इसके अलावा अमृत राय ने और मदन गोपाल ने भी जीवनियां लिखी थी। आगे आते हैं। स्कंदगुप्त नाटक का जो आमुख है, भूमिका, हमने पढ़ाया था, आपने पढ़ा भी होगा। हम सोच रहे हैं दोबारा पढ़ा देते हैं। बहुत मजेदार किताब है। सुप्रिया प्रसाद, इनके बेटे हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। किसके बेटे? प्रेमचंद के बेटे पढ़ाते होंगे, तो ताजुब की बात नहीं है। बहुत बढ़िया। आते हैं। अब देखिए 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त विक्रमादित्य का अंत हुआ। मातृगुप्त किशोरावस्था में कुमार गुप्त की सभा में थे। आगे आओ। महाराज चंद्रगुप्त के समय में सिंहल के राजा मेघवर्ण ने उपहार भेजकर बोधगया में बिहार बनाने की प्रार्थना की थी। और दिंगनाग का गुरु वसुबंधु अयोध्या के विक्रमादित्य का सुहृद था और कालिदास स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के सहचर थे। अब इसमें से सही कौन सा है? अब दिए गए उत्तर के अनुसार केवल सी, बाकी उसमें नहीं है। अब इसकी भूमिका जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, राहुल सांकृत्यायन के बेटे। ओ विमल, प्रणाम बेटा, खुश रहिए। विमल कविता बहुत अच्छा लिखते हैं। कोई कविता लिखो भाई अगर आपको याद हो। देखिए इसमें कहते हैं कि असत्य कथन है, एक ही सत्य कथन। असत्य कथन देखो, चंद्रगुप्त के समय में सिंहल के राजा मेघवर्ण ने उपहार भेजकर बोधगया में बिहार बनाने की प्रार्थना की थी। ये सत्य नहीं है। अच्छा, बाकी सभी कथन सत्य है। यानी इनका ये कहना था। देखो प्रश्न फिर ध्यान से देखो। कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सुने आप? चंद्रगुप्त के आमुख के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन सत्य है, 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त विक्रमादित्य का अंत हुआ। मातृगुप्त जब जवान थे, किशोर थे, तो कुमार गुप्त की सभा में थे, ये भी सत्य है। और ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। महाराजा चंद्रगुप्त के समय में सिंहल के राजा मेघवर्ण ने उपहार भेजकर बोधगया में बिहार बनाने की प्रार्थना की थी, ये रॉन्ग है। और दिंगनाग का गुरु वसुबंधु अयोध्या के विक्रमादित्य का सुहृद था। ठीक है, आगे आओ। व्याख्या में प्रकाशन वर्ष भी कुछ दे दिया है। सज्जन 1910, करुणालय 12, प्रायश्चित 13, राजश्री 15, विशाख 23, अजातशत्रु 22, कामना 27, स्कंदगुप्त 28, चंद्रगुप्त 31, ध्रुव स्वामी 33 इत्यादि। 83 में आओ। मैं तो चाहता हूं कि अपने सबको अपने अपने अधिकार सौंप करके अपने अधिकारों को शून्य में बदल दूं। किस नाटक से यह कथन लिया गया है? यह है
महाभोज नाटक, अरे वाह। तो कहते हैं कि इसमें दा साहब एक पात्र थे, इन्होंने ऐसा लिखा होगा। दा साहब मुख्यमंत्री थे, बड़े काइया किस्म के आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी नहीं थे, बड़े काइया किस्म के आदमी थे। तो 1982 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। महाभोज नाटक। ऐसे इनकी एक नाटक था बिना दीवारों का घर, 1968। 84 में आते हैं, 84 में। राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? अच्छा, आज मैंने 2-3 क्लास देखी यूट्यूब पर, मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि लोग जो पढ़ा रहे हैं ऐसे बोर्ड पर लगा करके पढ़ा रहे हैं। अब आप बताइए, इससे कैसी पढ़ाई आप कर लेंगे? कबीर का जन्म ये हुआ, कबीर ने ये किताब लिखी, आप देख करके ऐसे बोल दे रहे हैं, ये टीचिंग नहीं है। मने एक प्रकार से खुद को बहकाना है। जब तक आपके दिमाग पर जोर नहीं जाएगा तब तक आपका दिमाग वर्क नहीं करेगा। तो देखो, पहले कितनी सुविधाएं ज्यादा नहीं थी ना, कितने पहाड़े याद रहते थे हमें, कितने चीजें हमें याद रहते थे। अब कैलकुलेटर आ गया, मोबाइल आ गया, मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहता। आपको पता है कि नहीं? मोबाइल नंबर अपना याद हो बहुत बड़ी बात है, मम्मी का, पापा का, या 2-4 लोगों का बड़ी मुश्किल से याद होता है। क्यों? क्योंकि बना बनाया मिल जाता है। इसलिए बने बनाए मैटर से पढ़ाई करना बड़ा खतरनाक है, दिमाग कमजोर होता है। जब किताबें लोगों के पास नहीं थी, उधार मांग कर लाते थे, तो याद बहुत कर लेते थे। और जब से बना बनाया आ गया, नीचे हम लगा प्रश्न हल करा दे रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन पढ़ाने का मतलब यार शर्म आनी चाहिए। अगर ऐसे लिखा हुआ है, आप इसे बोल दे रहे हैं, तो दिमाग काम नहीं करेगा, पक्का समझ लो। हमने देखा ऐसे ही उत्तर प्रदेश की 2 वैकेंसी आई चली गई, मध्य प्रदेश की 2 वैकेंसी आई चली गई, राजस्थान की 6 वैकेंसी आई चली गई, हरियाणा की 2 वैकेंसी आई चली गई। 5-5 साल बाद फार्म निकल रहा है नौकरी के लिए, और आप लोग इस चक्कर में पड़ गए हो। इससे बेहतर वो टाइम था जब सेल्फ स्टडी करते थे। जब तक दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा, होमवर्क आपको नहीं मिलेगा, काम नहीं कर पाएंगे। तो सुप्रिया प्रसाद, महाभोज सच्ची घटना पर आधारित है। देखो, महाभोज नाटक भी है और महाभोज उपन्यास भी है, दोनों है। महाभोज नाटक भी है और महाभोज उपन्यास भी है। तो पहले उपन्यास लिखा था इन्होंने, फिर उसका नाट्य रूपांतर कर दिया, है ना। विमल की 2 कविताएं हम पढ़ दे रहे हैं। नमन करूं उन वीरों को जिनकी बलिदानी है न्यारी, जिनके रक्त कणों से सींची है भारत भूमि सारी, जिनके कण कण में प्रवाहित देश प्रेम की धारा है, नमन है इस भारत भूमि को, ऐसा देश हमारा है। तो इसमें दिखलाया भारत वीरों ने, जब जब संकट आया है, कारगिल हो या पुलवामा, तब तब तिरंगा लहराया है। नमन करो उन वीरों की जिनकी बलिदानी है न्यारी, जिनके रक्त कणों से सींची है भारत भूमि जारी। इसमें एक गलती है, बलिदानी जो लिखा आपने वो बलिदान होना चाहिए। अब अगर बलिदानी लिख रहे हैं तो परंपरा लिखो, क्योंकि जो बलिदान है, बलिदान तो संज्ञा हो गई, है ना। तो लेकिन जो बलिदानी है ये विशेषण हो गया। तो इसलिए जब विशेषण लगाएंगे उसके साथ कोई शब्द आए, बलिदानी परंपरा। एक सेकेंड।
चलिए, ठीक है। आवाज ओके, आगे। हाँ, आगे आते हैं। देखो, राजभाषा, राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन असत्य है? तो आपके सामने चार विकल्प हैं। पहला, अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी है। तो ठीक है, संघ की राजभाषा देवनागरी होगी, हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय हो गया। तो ये तो 343 फिट है। 350 में भाषागत अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। अब ये आपको क्या लगता है? विचार करो तब तक। 348 के अनुसार जब तक संसद विधि के द्वारा उपबंध न करे, ये भी तो गलत। देख लो क्या है सही। 345, राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा, कौन सा सत्य है? अच्छा, तो पहली बात तो 345 ही गलत है, विधानमंडल वाली बात। तो एक तो ये गलत हुआ, है ना। दिमाग लगाओ आप, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। लगाइए दिमाग तब तक। कमेंट करिए, हम देख रहे हैं आपका कमेंट। बताइए। हमने आपको एक सही बता दिया, गलत बता दिया। एक बताया सही, एक बताया गलत। अब आप लोग जो देख रहे हैं कमेंट करें। इसमें हिंदी साहित्य करके एक आईडी है, उनका नाम नहीं लिया था मैंने, उनका नाम ले दे रहे हैं। तो देखिए, 343 है, वो है जो हमने बताया आपको, लिपि देवनागरी, राजभाषा हिंदी। 344 तो है नहीं, चूंकि राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेगा, वो उसमें था। 345 राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा इस्तेमाल होने वाली जो उसकी भाषाएं, उनके बारे में है। यानी कि ए सही हो गया और डी सही हो गया। अब अगला है आपका 300 जो है 48। जब तक संसद विधि के द्वारा उपबंध न करे, तब तक न्यायालयों में जो है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में कार्रवाइयां अंग्रेजी भाषा में होगी। तो ये गलत है, क्योंकि ये द्विभाषा लिखा है जबकि अंग्रेजी है इसमें। यानी कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 350 है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। तो यहां पर आपको शी गलत हुआ, द्विभाषा लिखा जबकि इसमें सिर्फ अंग्रेजी की बात। तो ए बी डी तो सही हो गया, सी गलत हुआ। कोई कथन, हाँ एक कथन और है। 351 के अनुसार हिंदी भाषा के विकास के लिए हिंदी में भारतीय जोड़ा जाए। 351, ये तो ठीक है, मैंने आत्मसात करे नए शब्दों को। यहां पर सी और डी है। डी क्या था आपका? डी था 345। हाँ, तो मैंने पहले बताया था आपको, छोड़ो। 345 तो यानी सी और डी है इसमें गलत, ये सही है। तो 345 जो था कि किसी राज्य या विधानमंडल विधि के द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक
भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है, और जब तक ऐसा नहीं किया जाता अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। जबकि यहां क्या लिखा है, राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं तथा हिंदी को, यानी कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये तथा नहीं है बल्कि या हिंदी है। एक ये हुआ या हिंदी को उस राज्य के सरकारी सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। तो अधूरा है वाक्य। आगे आते हैं। थोड़ा सा जब आप इंटरेस्ट लेंगे तब आपको समझ में आएगा, रुचि थोड़ा बढ़ाइए। कृपाकंद के रचयिता कौन है? कृपाकंद, जरा विचार करो, कृपाकंद के रचयिता कौन है? यहां पर कृपाकंद हुआ, वियोग बेली हुई, ये है घनानंद जी। कछु प्रेम निबाहनो जानत ना, तो स्नेह की धार में काहे धसे। ये जो है घनानंद जी हैं, जो प्रेम के पीर के कवि हैं, और इनकी कविता में वो भी लक्षण हैं जो कि छायावाद में प्राप्त होते हैं, है ना। शुक्ल जी ने इनके लिखा, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में है। इन्होंने लिखा सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोक सार, रसकेली वल्ली, यमुना यश, और बोधा है विरह वारिश, इश्कनामा, आलम है रस, आलम केली, माधव, माधवानल, काम कंदला, सुदामा चरित, श्याम स्नेही इत्यादि। ठाकुर हैं ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक इत्यादि। आगे आओ 86, जो 86वां प्रश्न है, असत्य कथन का चुनाव करो। पूर्वी हिंदी का विकास मागधी से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास मागधी से हुआ है। मागधी यानी मगध की भाषा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्ध मागधी से। मागधी से विकास हुआ है जो बिहारी हिंदी का, और साथ ही जो उड़िया है, जो असमिया है या बांग्ला है, उसका विकास हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। लंका में पाली को ही अर्धमागधी कहा जाता है। आपको क्या लगता है, सही विकल्प है ये? अब देखो, जब पाली भाषा को हम पढ़ा रहे थे डिटेल में, कुछ बच्चे बोले सर ज्यादा पढ़ा रहे हैं। देखो प्रश्न देख लो, लंका में पाली को ही अर्धमागधी कहा जाता है। अब बताओ, तो आपको लगता है ज्यादा बता रहे हैं, और प्रश्न जब आ जाता है तब समझ में आपको आता है कि तो ज्यादा पूछ लिया सर जी, ज्यादा पढ़ेंगे तभी तो होगा। ये भी ध्यान में आपको रखना है। चलो आगे पढ़ो। अर्धमागधी कौशल के आसपास विकसित हुई। राजस्थानी भाषा का विकास शौर श्रेणी अपभ्रंश से कहा जाता है। अब ये तो आप कह सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी हो, खड़ी बोली हो, कन्नौजी हो, यहां तक कि राजस्थानी जो है उसका विकास भी पश्चिमी हिंदी से है, यानी शौर श्रेणी से है। तीसरी सदी के लगभग विकृत शब्दों को अपभ्रष्ट या अपभ्रंश कहा जाता है। अब देखो, जो प्राकृत का समय है प्रथम शताब्दी से 5वीं शताब्दी, तो अपभ्रंश वैसे है 5वीं से 1000 तक है, यानी ई वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ई गलत हो गया आपका, और कौन गलत हुआ, और ये गलत हुआ, ऊपर वाला ए गलत हुआ, ई गलत हुआ। अब कौन सही हुआ,
लंका में पाली को अर्धमागधी कहा जाता है, तो ये तो गलत है, ये भी कैंसिल कर दो। तो सी और डी आपको सही हो सकता है, सी डी बी वाला ऑप्शन है। अब हम देखते हैं इन्होंने क्या लगा दिया। ओ, इन्होंने लगा दिया, अच्छा ये गलत वाला टिक लगाना है या सही वाला टिक हम लोग लगा दिए। अच्छा उल्टा, असत्य कथन है पूर्वी हिंदी का विकास मागधी से हुआ, ये तो गलत है। अर्धमागधी कौशल के आसपास, नहीं भाई, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन बोलियां अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। अवधी बोली को कोसली के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। अब विचार ये करना है, विमल कुमार प्रणाम, खुश रहो। जब आप प्रश्न हल करें तो सत्य पूछ रहा है असत्य पूछ रहा है, इसको जरूर ध्यान में रखो आप, सत्य अथवा असत्य, और तभी तो काम खराब हो जाता है। चलिए, तमस के बारे में घटनाओं को देखो। शिष्टमंडल का रिचर्ड से मिलना, और कर्फ्यू लगाने की अपील करना। आगे देखिए, बंगले से बाहर आते ही एक दूसरे से बोलना बंद कर देना। रिचर्ड के द्वारा बुद्ध की मूर्ति की चमक का वर्णन लीजा के सामने करना, और लीजा के द्वारा आदमियों के पत्थरों और खंडहरों में रस लेने के विषय पर आश्चर्य व्यक्त करना। गलियों में लिपटे कंकड़ गुथे आटे का पुतला और उसमें खोसी हुई लकड़ियों की खपच्ची पर नत्थु का पैर पड़ना, उसका खींच उठना। लीजा के द्वारा रिचर्ड से झगड़ा रुकवाने के लिए कहना, और रिचर्ड का यह उत्तर देना, यह लोग मेरे खिलाफ लड़ें, उससे बेहतर है कि यह आपस में लड़ें। करीम खान द्वारा हाकिम की दूरंदेशी का जिक्र करते हुए मूसा और खिजर की कहानी सुनाना। अब जब तक आप बार बार किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक कैसे लगाएंगे इसको। आते हैं आगे, देखो ये उत्तर हम दिखा रहे हैं सीधे आपको, क्रम कौन सा, कम किस क्रम से है। गलियों में लिपटे कंकड़ गुथे आटे का पुतला और उसमें खोसी लकड़ियों की खपच्ची पर नत्थु का पैर पड़ना, उसका खींच उठना। अब आपको तमस उपन्यास पढ़ना हो तो हमारे पुस्तक चर्चा कोर्स को परचेज कीजिए। रिचर्ड के द्वारा बुद्ध की मूर्ति की चमक का वर्णन लीजा के सामने करना, लीजा के द्वारा आदमियों के पत्थरों और खंडहरों में रस लेने के विषय पर आश्चर्य व्यक्त करना। शिष्टमंडल के द्वारा रिचर्ड से मिलना और कर्फ्यू लगाने की अपील करना। बंगले से बाहर आते एक दूसरे से बोलना बंद कर देना। करीम खान के द्वारा हाकिम की दूरंदेशी का जिक्र करते हुए मूसा और खिजर की कहानी सुनाना। लीजा के द्वारा रिचर्ड का झगड़ा रुकवाने के लिए कहना, और रिचर्ड का यह उत्तर देना कि ये लोग मेरे खिलाफ लड़े, उससे बेहतर है कि आपस में लड़े। 1973 में ये उपन्यास प्रकाशित होता है, और भारत विभाजन की विभीषिका इसमें है। बाकी देखो, झरोखे 67, कड़ियां 70, बसंती 80, मैया दास की माड़ी 88, कुंटू 93, नीलू निर्मा नीलोफर 2000। आगे आते हैं, गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। उपरोक्त पंक्ति किस आलोचक ने महावीर प्रसाद द्विवेदी पर लिखी हुई है। तो वैसे अगर आपको याद है कि नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये शुक्ल जी ने लिखा हुआ है। द्विवेदी जी के बारे में जो बड़ी टिप्पणी है शुक्ल जी की है, रामविलास शर्मा की है। या तो शुक्ल जी की टिप्पणी है या तो रामविलास शर्मा की टिप्पणी है। तो यहां पर ये जो टिप्पणी है ये शुक्ल जी की टिप्पणी है कि गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। शुक्ल जी ने लिखा हुआ है, लिखते हैं
कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की थी। ठीक है, चलिए आप लोग जो है अपना विचार भी देते रहो बीच बीच में। उनकी रचनाएं इसमें लिखी हैं, जैसे काव्य मंजूषा, सुमन देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली व्रतम इत्यादि इत्यादि। नंदुलारे वाजपेयी की कृतियों की भी लिस्ट यहाँ दी हुई है। हिंदी साहित्य विशेष शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नई कविता, स्मितानंदन पंत, सिद्धांत साहित्य का आधुनिक युग इत्यादि। आगे आओ। जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रकाशन वर्षानुसार पहले से वाक्य क्रम में लगाइए। आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, महाराणा का महत्व। ये सारे विकल्प हैं गलत। ठीक है, वैसे आपको शायद याद हो न याद हो मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर से दिखाते हैं आपको। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी, चित्राधार 1918 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925। आंसू तो मैंने पढ़ाया था पिछले चैनल में, बहुत डिटेल में काफी कुछ बताया था, सब तो नहीं। 25, लहर 1933। ठीक है, अब देखो रचनाओं का क्रम। विधाओं के अनुसार प्रेमचंद घर में आत्मकथा 9 जीवनी है, आपको समझ में आ रहा होगा। एक कहानी यह भी, ये जीवनी है नहीं आत्मकथा है। भोला नाम का जीव, ये व्यंग्य है। माटी की मूर्तें संस्मरण है। अरे रहेगा याद, ये कविता है। अब देखो, अरे यायावर रहेगा याद कविता तो है ये, लेकिन जो किताब आपके सिलेबस में है वो यात्रा वृत्तांत है। सो यह विकल्प गलत है। सही क्या है? सही है सी और डी। ठीक है, आगे आओ। अब यहां पर आपको 2 अनुच्छेद मिलते हैं, 91 से 95 और 96 से 100। श्वेता सैनी, प्रणाम बेटा, खुश रहो। ठीक है, अब हम लोग 10 प्रश्नों को ऐसे हल करेंगे। फटाफट पढ़ते हैं। आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सभी का किसी मनुष्य अथवा जाति के आचरण के विकास के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए। आचरण के विकास के लिए जितने भी कर्म निर्धारित किए गए हैं, उन सभी को संगठनकर्ता धर्म का अंग मानना चाहिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा महात्मा हो जाए, वह निश्चय पूर्वक नहीं बता सकता यही रास्ता सही है, दूसरा नहीं। आचरण को बेहतर बनाने के लिए सभी को एक ही पथ नहीं बताया जा सकता। आचरणशील महात्मा स्वयं तो किसी बनाई हुई सड़क से नहीं आया, उसने भी अपनी सड़क स्वयं बनाई थी। हर किसी को अपने देश काल के अनुसार राम के प्राप्त की इच्छा रखते हुए अपनी नैया खुद ही बनानी होगी और अपने आप ही चलानी भी होगी। प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है और मानसिक सभ्यता के आने पर आचरण सभ्य बनता है। आप देखो, पहला प्रश्न, इस अनुच्छेद के अनुसार एक आचरणशील महात्मा का कार्य क्या होना चाहिए? निश्चित किए गए पथ की पुनः व्याख्या करना, देश काल के अनुसार राम प्राप्ति के मार्ग का निर्माण करना, अपने लिए स्वयं सड़क का निर्माण करना और शिष्यों को राह दिखाने के लिए व्यवस्था निर्माण करना। जब किसी अनुच्छेद के आधार पर कोई किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो हम उसके बाहर नहीं जाते। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग जो नए आ रहे हैं। यहाँ लिखते हैं कि आचरणशील महात्मा स्वयं तो किसी बनी बनाई सड़क से नहीं आया, उसने अपनी सड़क स्वयं बनाई। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, अपने लिए स्वयं सड़क का निर्माण करना।
एक और बताएं बात आपको, जो भी महापुरुष हुए हैं उनका काम उन्हीं के साथ खत्म हो जाता है। विवेकानंद काम खत्म, गांधी काम खत्म, अब उनके जितने भी चेले होंगे कोई विवेकानंद नहीं बन सकता, उसको स्वयं साधना करनी होगी, है ना। तो महापुरुष का दोहराव नहीं होता, नो रिपीटिशन। अगर आप किसी महापुरुष के शिष्य हैं तो आप अपने को विकसित कर सकते हैं, उनकी भी कृपा होगी तो आप अपने को जानेंगे, गुरु को नहीं जानेंगे, कोई दूसरे को नहीं जान सकता। इसलिए अपने लिए स्वयं सड़क का निर्माण करना, है ना। आगे आओ। धर्म की प्राप्ति और आचरण के विकास के लिए इनमें से क्या अनिवार्य है? नए नए रास्तों खोज करना, प्राकृतिक सभ्यता की सराहना, कर्म के प्रति समर्पण, यही है। सबसे अधिक बल किस पर दिया गया है? कर्म को ही धर्म मानने पर, प्राकृतिक सभ्यता के विकास पर, आध्यात्मिक उन्नति पर, संगठनकर्ता धर्म की भूमिका पर। तो कर्म को ही धर्म मानने पर। आगे आओ। इनमें से कौन सा उदाहरण प्राकृतिक सभ्यता और मानसिक विकास का वास्तविक उदाहरण है? यही है, आंधी पानी गर्म सर्दी, गर्मी सर्दी सबको झेलकर कर्म रूपी धर्म की रक्षा करना। 95। आचरण को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अपने पथ का निर्माण स्वयं करना चाहिए। आगे आओ। दक्षिण की ओर से जो भक्ति की धारा आई, यहां आओ। दक्षिण की ओर से जो भक्ति की धारा आई उसने उत्तर भारत को पूरी तरह प्रभावित किया। रामचंद्र दक्षिण से भक्ति का बीज लेकर आए जो उत्तर भारत में आकर वृक्ष बन गया। रामानंद नाथों और संतों की काव्य धारा से विकसित होने वाला ज्ञान और मुस्लिम एकेश्वरवाद से प्राप्त होने वाले प्रेम से निर्गुण ईश्वर को पाने का स्वप्न कबीर जायसी ने देखा। वहीं तुलसीदास और सूरदास ने राम और कृष्ण के सगुण रूप की उपासना की। सभी धाराओं के केंद्र में लोक भाषा ने सदा स्थान बनाए रखा। अवधि ब्रज सदुक्कड़ी के साथ दक्षिण भारत की ओर देखें तो अनेक सूफी संतों ने दक्षिणी में विपुल साहित्य लिखा। शाह बुरहानुद्दीन के द्वारा दक्षिणी में लिखित काव्य को आगे चलकर खड़ी बोली का ही रूप माना गया। तो देखो, शाह बुरहानुद्दीन दक्षिणी हिंदी के बड़े कवि थे। इनका नाम आपको नोट कर लेना चाहिए अपने दिमाग में। रामानंद एवं वल्लभाचार्य ने हिंदी के माध्यम से ही भक्ति आंदोलन को सशक्त बनाया। साहित्य एवं संगीत की दृष्टि से भी हिंदी समृद्ध भाषा है। समान उद्गम स्रोत वाली भाषाओं मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया से समानता के कारण भी हिंदी को प्रोत्साहन मिला। मुगल काल में व्यापार केंद्र उत्तर भारत में रहे। हिंदी उत्तर प्रदेशों में व्यापारी भी लेन देन के लिए हिंदी का प्रयोग करते थे। राजनीतिक कारणों से भी हिंदी को इस काल में पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। अब प्रश्न देखिए, 5 प्रश्न इसके ऊपर है, हम लोग फटाफट करके आगे निकल लेते हैं। दक्षिण भारत से भक्ति की धारा उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे है? आचार्य रामानंद को है। भक्तिकालीन हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं कहा गया? नाथों और संतों की विचारधारा ने ज्ञान और प्रेम तत्व को प्रधानता दी। तुलसीदास, वही वाला गलत है, क्योंकि नाथों ने जो रहस्य की बात की, ज्ञान की बात की, लेकिन यहाँ उन्होंने प्रेम वगैरह की बात नहीं की थी। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, है ना, बताए तो हैं। तुलसीदास और सूरदास ने क्रमशः राम कृष्ण की उपासना को केंद्र में रखा। वेरी गुड। दक्षिणी हिंदी खड़ी बोली के ही एक रूप या शैली के निर्माण में ठीक है। मुगल काल में हिंदी व्यापार की भाषा के रूप में विकसित हुई, ये भी सही है। आगे देखो, मुस्लिम एकेश्वरवाद का प्रभाव किस धारा पर दिखाई देता है? सूफी काव्य धारा पर दिखाई पड़ता है। हिंदी के विकास के किस रूप की चर्चा नहीं की गई? आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, साहित्यिक विकास और आध्यात्मिक विकास। दिए गए विकल्पों के हिसाब से हिंदी के विकास के आध्यात्मिक विकास के रूप में चर्चा नहीं की गई है। और अब वर्तमान में जो विसंगति है उसमें एक कारण यह भी है। अंतिम प्रश्न है, हिंदी से समान उद्गम के संदर्भ में किन भाषाओं का उल्लेख किया गया है? इसमें मराठी, गुजराती, उड़िया, दक्षिणी अवधी गुजराती, मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, गुजराती, बंगाली, उड़िया है। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं
सारे प्रश्न पूरे हो गए। अब हम लोग 4 सितंबर को दोबारा प्रश्न हुआ था उस पर आ जाते हैं आगे। 2024 में कई पेपर हुए थे। आप लोग कमेंट करें, कुछ जानना चाहते हो तब हम लोग आगे बात बढ़ें। जो जो देख रहे हैं एक बार कमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे सब दिख नहीं रहे हैं, तो जो जो दिख रहे हैं एक बार कमेंट करें तो बात को हम आगे बढ़ाते हैं। जो जो देख रहे हैं कमेंट करें एक बार। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना हम लोगों को है। अभी जीआईसी प्रवक्ता के पेपर को हल करना है। तो कुछ प्रश्न तो बहुत इजी आते हैं और कुछ थोड़ा सा टफ आते हैं। तो हमको ध्यान देना है कि जो प्रश्न जो है इजी हो चाहे टफ हो, हमें तो ऐसे पढ़ लेना है कि सारे प्रश्न आसान ही लगें। तो प्रश्नों को हल कराया जाए। जो नए आए हैं कमेंट करें इस पर, तब हम लोग अभी तो 1 घंटा डिस्कशन और बचा हुआ है। अभी से हिम्मत हार गए आप लोग? हिम्मत हारना अच्छी बात नहीं है। चलो, जो देख रहे हैं कमेंट करें। अब इसमें जो पहला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनको लगाना है। तो पहला प्रश्न आपका आता है, राहुल संकृत्यायन कृत मेरी जीवन यात्रा, राजेंद्र प्रसाद की मेरी आत्मकथा, श्याम सुंदर दास की मेरी आत्म कहानी, सेठ गोविंद दास की आत्मनिरीक्षण और बनारसी दास जैन की अर्ध कथा। अब आप बताएं इसमें से किस क्रम से आप लगाएंगे। तो अब इसमें जो सबसे चर्चित है वो है मेरी आत्मकथा, राजेंद्र प्रसाद। प्रकाशन वर्ष उससे आपको याद होगा नहीं, दिखा देते इसलिए पहले। बनारसी दास जैन का नाम सबसे ऊपर, अर्धकथा नाम से इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। और 1641 उस जमाने की बात, मध्यकाल की बात है, इन्होंने लिखा अर्धकथा। और सस्ती किताबें लोग पढ़ा करते थे तब भी वो लिखा उन्होंने, चुप्पे चुप्पे आकर के पढ़ा कर, लैला मजनू की कहानी वगैरह पढ़ा करते थे, मधुमालती मृगावती पढ़ा करते थे। खैर, श्याम सुंदर दास की किताब मेरी आत्म कहानी 1941 ईस्वी। आई थिंक ये सही है कि गलत, एक बार आप जरा विचार करो उस बात पे, विचार करके बताओ हमें। राहुल सांकृत्यायन मेरी जीवन यात्रा 1946, राजेंद्र प्रसाद आत्मकथा 1947, सेठ गोविंद दास ने लिखा आत्मनिरीक्षण 1958। सेठ गोविंद दास राजनीतिज्ञ भी थे, सेठ गोविंद दास साहित्यकार भी थे। इन्होंने, इनकी एक एकांकी हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ी थी, सच्चा धर्म। अब ये कथन देखो, और पात्र किसने कहा। यहां पर किस किताब से ये तो नहीं लिखा, पात्रों का नाम लिखा है। आप लोग समझदार हैं, गांधी जी और उनकी बकरी की महिमा जानते हैं। मैं उसे मांगता नहीं, क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं रहा। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूं। अब देखो, आप लोग समझदार हैं, गांधी जी उनकी बकरी की महिमा जानते हैं। कथन से आप पहचान सकते हैं ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक बकरी में दुर्जन नामक पात्र का कथन है। मैं उसे मांगता नहीं हूं, क्षमा देने का अधिकार मुझे है नहीं। अगर ये भाषा देखो, यह भाषा लग रही है
चंद्रगुप्त की लग रही है। अब महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये चाणक्य का कथन लग रहा है। अब मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ, विलोम कथन लग रहा है। अब चलो मिलाते हैं हम लोग, ये कितना मेरा अंदाजा सही है। मैं उसे मांगता नहीं, क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं। ये सही, आई एम राइट, श्योर। अब यहां देखें, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, चाणक्य हो गया, ये सही है इतना। इस समय तुम्हारे पास रहना समझता हूं आवश्यक। विलोम एक पात्र है, आषाढ़ का एक दिन नाटक जो मोहन राकेश का नाटक है, वो 1958 में लिखा गया था। कौन सी रचना संस्मरण है? बापू, टूटा तारा, साधना, मुक्ति फौज और एल्बम। मुझे नहीं लगता इनमें से कोई किताब आपने पढ़ी होगी, इसलिए सीधे व्याख्या पर दिखाते हैं। यहाँ पर ए बी ई विकल्प दिया है। घनश्याम दास बिड़ला ने एक किताब लिखी, बापू, 1940 में लिखा। विमल कुमार प्रभाकर सर, हिंदी संवाद अभी निरंतर रखिए। निरंतर तो हम रख रहे हैं, देखो विद्यार्थी ही ऊब जाते हैं। हम तो बहुत सारा प्रयास मैंने बढ़ा दिया आप लोगों के प्रेम में। अब देखते हैं कि आप लोग कितना आगे कदम बढ़ाते हैं। हम तो निरंतर संवाद जारी रखे हैं और अपने प्रयास का रूप हम बदलेंगे। अभी बहुत सारी चीजें और भी लेकर के हम आएंगे। अब 24 घंटे को हम 25 घंटा तो नहीं बना सकते, लेकिन 24 घंटे का बेहतर उपयोग तो कर ही सकते हैं। तो घनश्याम दास बिड़ला की किताब बापू 1940 में आई। राधिका रमण प्रसाद सिंह का टूटा तारा 1940 में। सत्य जीवन वर्मा ने लिखा एल्बम 1949 में। और सत्य जीवन वर्मा की मैंने कुछ ज्यादा इनके बारे में जानते नहीं है, कभी ध्यान भी नहीं गया। घनश्याम दास बिड़ला को भी जानते हैं, राधिका रमण प्रसाद सिंह को भी जानते हैं, और राधा राय कृष्ण दास को भी जानते हैं, जो साधना किताब लिखा 1916 में। गद्य काव्य विधा की, और श्रीकांत वर्मा की किताब मुक्ति फौज रिपोर्टाज विधा की रचना है। तो यहाँ पे देखो, नोट कर लो, जो आपको नया लगे नोट कर लेना चाहिए। तो 3 किताबें हैं, बापू, टूटा तारा और एल्बम संस्मरण विधा की रचना है। मनुष्य का मन है भैया, जब कभी भटक जाता है तो रो पड़ता है। किस उपन्यास का पात्र है? ये मानस का हंस है, अमृतलाल नागर का, है ना। तो इसमें राजा अहीर का आपने
अब चेक करिए आवाज। अब चेक करिए आवाज। असल में स्पीकर है ना, डिस्चार्ज हो जाता है, तो आप बताए तो चेंज कर लेते हैं, इसलिए बता देना चाहिए। अब बताइए, चेक करिए आवाज। आवाज चेक करिए। आवाज आई कि नहीं? हेलो। अब आ रही है, ठीक है। हम्म। अब आ गई, वेरी गुड, वेरी गुड। यूजीसी नेट के बहुत सारे प्रश्न हम हल कर डाले। अब बताओ, 2019 से हम लोग शुरू किए, एक एक साल में चार चार पांच पांच पेपर, बहुत सारे पेपर हैं। अभी तो 24 में अभी पेपर है, फिर 25 का पेपर है, आ रही है, बहुत बढ़िया। तो कोई बात नहीं, तो अभी इस पे हम लोग बहुत सारा काम बाकी है। अभी तो ये प्रश्न तो आयोग वाले हो गए, अभी हम अपना प्रश्न भी बहुत सारा रखे हुए हैं। ये भी मेरे मन में है कि वो, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं ना, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो डिस्कशन हम लोग करते रहें। देखिए, परिणाम जो आता है, परिणाम आता है वास्तविक प्रयास से। सॉरी, कल हमने आपको एक बात बताई थी, आप शायद ध्यान दे के सुन सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने एक वाक्य कहा था। उन्होंने ये कहा था कि मान लीजिए ज्योतिष की किताब में सब कुछ लिखा है, बारिश कब होगी, कब कब बारिश होगी, लेकिन अगर उस किताब को निचोड़ दें, एक बूंद पानी नहीं निकलेगा। ऐसे किताब में सब कुछ लिखा है, लेकिन ज्ञान उससे नहीं मिले जब तक हम अभ्यास न करें, उस पर काम न करें। श्रीमद् भागवत महापुराण है, गीता है, अध्यात्म की बहुत सारी किताबें पढ़कर निचोड़ दें उसको, लेकिन हमको जीवन में मुस्कुराहट नहीं मिलेगी, क्योंकि वह जब तक साधना पर चलेंगे नहीं, ऐसे जीवन होता है, हमें उस पर चलना पड़ता है। ठीक है, चलो हम लोग आगे आते हैं, अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। चतुर्वेदी जी कहते हैं छायावाद मूलतः शक्ति का काव्य है। अपने प्रश्न आप लोग तैयार रखो, 10 प्रश्न के बाद डिस्कशन करेंगे, ठीक है? विमल, कोई सवाल हो तो बता देना भाई। यह नाटक अंधेर नगरी, यह नाटक 1881 में लिखा गया और काशी के दशाश्वमेध घाट पर उसी दिन अभिनीत भी हुआ। विचार करो, ये प्रश्न सही है गलत, ये विकल्प, सॉरी कथन। इस नाटक में 5 दृश्य हैं। दूसरा दृश्य है जंगल का। तीसरा दृश्य में ज्ञान अज्ञान की टकराहट दिखाई पड़ती है। पांचवें में साच कहें तो पनही खावें, झूठे बहुविध पदवी पावें, ये चौथे अंक का गीत है। तो आप किस, इसमें से कौन सा सत्य आप मानेंगे? देखो, इसमें उत्तर दिया है BCE। पहला वाला उसमें क्या है, मंचन वाला प्रश्न गलत है। हम्म। और सी सही है, दूसरा स्थान जंगल है, 5 दृश्य हैं। सांस कहें तो पनही खावें, झूठे बहुविध पदवी पावें। तो ये ज्ञान अज्ञान की टकराहट नहीं है, देखो, इसलिए वो गलत है। तो प्रकाशन तो 1881 में हुआ। अच्छा, एक मिनट, प्रश्न में क्या लिखा, असत्य कथन क्या है? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, असत्य कथन। हम सत्य बताने लगे, देखो, पहला सही है, और उसके बाद BC
बी सॉरी, पहला सही है, और ज्ञान अज्ञान की टकराहट ये भी सही है। अब देखो इसमें बता रहे हैं इसमें क्या है। इस नाटक में 5 दृश्य हैं, ये गलत कथन है। और दूसरा अंक इस जंगल है स्थान, ये भी गलत है। और सांच कहें तो पनही खामे, झूठे बहुत पदवी पावे, ये भी गलत है। चौथा, तो इसमें 6 दृश्य हैं। और दूसरा स्थान अंक है, दूसरा स्थान है बाजार दूसरे अंक में। और 5वें अंक में गोवर्धन दास गाता है राग काफी में, सांच कहें तो पनही खामे, झूठे बहुविध पदवी पावे। तो अभ्यास विद्या वर्धते, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार, हम हो चाहे आप हो, अभ्यास की देन है। चलो आगे आइए। कौन सी घटना गोदान उपन्यास से संबंधित है? ध्यान दीजिए। मैं तो सुनारी वालों से कह दूंगी, अगर तुमने 1 पैसा भी दहेज में लिया तो मैं तुमसे ब्याह न करूंगी। अब ये कौन? कल्पना करो, ये क्या सोना ने कहा था मथुरा से? कैसी चाकरी और किसकी चाकरी? यहां तो कोई किसी चाकर, कोई किसी का चाकर नहीं, सभी बराबर हैं। आई थिंक धनिया या गोबर का कथन होगा। दबे पांव उठे, बच्चे के पास जाकर एक बार उसे देखा, पत्नी को अपना ओढ़ा हुआ दुशाला ओढ़ाया। अब विचार करो ये सही है कि नहीं? मन के रंगीन आकाश में स्वच्छंद उड़ाने भरते हुए नवयुवक की आंखों के आगे सहसा अंधेरा छा गया। कह सकते हैं न जाते क्यों हो, गोद में ले लो, प्यार करो, कैसा काठ का कलेजा तुम्हारा। तो देखो ई वाला सही है और ए भी सही है। अब इसमें सी डी की बात आती है, ए बी ई, तो ए वाला ऑप्शन है। तो अभी तो उन्होंने गोदान उनसे होरी से कहा था धनिया ने, सही है। ये हम जो अटपुट पटांग बोलते हैं ना, ये आपको दिमाग लगाने के लिए, ताकि आप लोग ऑब्जेक्शन करो, नहीं ये नहीं ये सही। बाकी उत्तर तो यहाँ खुद लिखा हुआ है मेरे सामने है। आप दिमाग लगाओ, ये चीज जरूरी है। दिमाग का, दिमाग न लगाने से ना दिमाग हो गया कमजोर। कितने मोबाइल नंबर याद रहते थे बताओ हम लोगों को? असत्य कथन चुनिए। अरस्तु त्रासदी के लिए दुखांत होना अनिवार्य मानते थे, यानी कि अंत भी दुखांत हो, जैसे गोदान है। अरस्तु ने केवल गंभीर कार्य की अनुकृति को त्रासदी का विषय माना है। अब बताइए, ये हम पढ़ा चुके हैं कुछ दिन पहले, छत्तीसगढ़ प्रोफेसर बैच पढ़ाए थे, यूट्यूब पर हमने क्लास को लाइव किया था पूरा। कथा वस्तु से रस्तु का तात्पर्य है घटनाओं के विन्यास से। यह कथा वस्तु को त्रासदी की आत्मा मानता है। देखो नेट का पेपर बहुत ऊंचे लेवल का है। अगर आपको वास्तव में लिखित परीक्षा कर दी जाए ना, तो बहुत सारे लोग जो है, जो गुरु बन के पढ़ा रहे हैं ना, पहले खुद पढ़ने में इतना समय लगा देंगे क्या पढ़ाएंगे। इतना इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। सही सही तो ऑब्जेक्टिव परीक्षा इसलिए निकल जाती है, नहीं तो और समस्या होती। तो अरस्तु कहते हैं कि बिना चरित्र चित्रण के त्रासदी संभव नहीं है, किंतु कार्य व्यापार की अवहेलना की जा सकती है। अब ये प्रश्न क्या है इनका? असत्य कथन पहचानो। अब विचार करो उसमें से। अब यहां पर ई वाला गलत है, बिना चरित्र चित्रण के त्रासदी संभव नहीं है।
तो किंतु कार्य व्यापार की अवहेलना नहीं भाई, कार्य व्यापार की अवहेलना अगर करेंगे तो कैसे आप दिखाएंगे? वही तो एक माध्यम है दिखाने का। और कथा वस्तु से तात्पर्य घटनाओं का विन्यास नहीं भाई, नो। तो विकल्प देखिए व्याख्या, अरस्तु त्रासदी के लिए दुखांत होना अनिवार्य मानते थे, सही बात है। अरस्तु का मानना है कि बिना चरित्र चित्रण के त्रासदी संभव नहीं है, किंतु कार्य व्यापार की अवहेलना की जा सकती है। अवहेलना की जा सकती है, ठीक है। ए और ई, ठीक है, ए और ई। तो देखो इसमें कहते हैं सही, आप असत्य कथन चुनो, तो ये दोनों असत्य हो गए, ए और ई। ये पहला वाला हुआ, लास्ट में ही हुआ। अब चलो ऊपर देखो, ये अरस्तु प्रथम काव्य शास्त्री थे जिन्होंने उपयोगी कला और ललित कला, आर्ट और फाइन आर्ट का भेद स्पष्ट किया, ललित कला की स्वायत्तता घोषित की। अरस्तु ने केवल गंभीर कार्य की अनुकृति को त्रासदी का विषय माना है। अरस्तु का विचार है कि त्रासदी का कार्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। कथा वस्तु से अरस्तु का तात्पर्य घटनाओं के विन्यास से, यह कथा वस्तु को त्रासदी की आत्मा मानते हैं। तो अरस्तु को फिर से एक बार आप लोग पढ़ लो, अभी तो बताने का टाइम नहीं है, लेकिन जो है हमने पढ़ाया हुआ है इसको। शब्दों के जाल में आप उलझ क्यों जाते हैं? क्योंकि सिर्फ वन लाइनर पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं। जब तक विस्तृत नहीं पढ़ेंगे तब तक शब्दों का जाल पीछा नहीं छोड़ेगा। वैसे हम 10 ही प्रश्न इधर चाह रहे थे, उधर भी 25 प्रश्न हो चुके थे, इधर 35 प्रश्न हो चुके हैं। कोई प्रश्न किसी का हो तो प्रश्न बता दो, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो उस पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए अरस्तु की जो त्रासदी है, अब समझिए, हम एक एक बात बोल रहे हैं, आप ध्यान दो। जो ये त्रासदी है, अरस्तु का कहना क्या था? ये एक प्रकार से यह किसी कार्य की अनुकृति है। दिस इज इमिटेशन ऑफ एनी एक्शन, किसी कार्य की अनुकृति है। और ये जो कार्य है वो कैसा है? स्वतः स्फूर्त, यानी कि जो हमारी जिंदगी में घटनाएं हो रही हैं अनप्लान्ड वे में, बिना किसी योजना के, स्वतः स्फूर्त, ऐसे किसी गंभीर स्वतः स्फूर्त कार्य की अनुकृति है। कैसे पहचाने उसको? तो पहला ये कि त्रासदी कार्य की अनुकृति है, यहां पे हम घटनाओं को देखेंगे, किसी व्यक्ति को नहीं देखेंगे। दूसरा, त्रासदी में जो काम या जो विषय वस्तु उठाया जाता है, जो विषय वस्तु है वो गंभीर होता है और कार्य स्वतः पूर्ण हो जाता है। और इसमें पॉइंट जोड़ सकते हैं कि जो जीवन व्यापार है या जो जीवन में कार्य हम करते हैं उसका कोई व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक रूप नहीं होता, बल्कि एक प्रकार से यह जो जीवन में हलचल परेशानी, उसी का एक प्रकार से क्या है, प्रक्षेपण, एक्सप्रेशन है। अब जैसे जो भी उसके साथ घटना हुई, होरी के साथ, उस घटना के केंद्र में क्या है? उसकी सोच। अगर वो डांड न भरे, अब अगर ये सोचे कि बिरादरी से बाहर हो जाए, कोई बात नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो जो उसके अंदर विचार है उसी का एक प्रकार से प्रदर्शन या एक्सप्रेशन है त्रासदी, ठीक है। तो ये कार्य का नहीं, बल्कि जो है, जो जीवन व्यापार हमारा है उसका प्रदर्शन है। अच्छा, दूसरी चीज, इसमें सेंटर में क्या रहता है? करुणा। कोई ऐसी चीज जो हमारे अंदर करुणा का संचार करे,
और त्रास, हमें तकलीफ भी दे, महसूस करे, लगे कि हमारे साथ वह घटना हो रही है। तो ये है इसमें। अच्छा, त्रासदी के 6 तत्व बताया उन्होंने। जैसे एक तो कथानक है, प्लॉट, दूसरा चरित्र है जिसे हम कहते हैं करेक्टर, फिर विचार है, थॉट, फिर है पद विन्यास, कैसे उसको हम अरेंज करेंगे, फिर दृश्य विधान, जैसे नाटक है तो अंकों में बांटा, अंकों को दृश्यों में बांटा, किस दृश्य को पहले रखेंगे बाद में तो प्रभावशाली होगा। और फिर गीत, सॉन्ग, किसी उसको विराम लेना चाहें तो एक गीत के माध्यम से। तो ये 5 6 तत्व इसमें है। बीच बीच में गाना वगैरह हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, मैंने एक प्रकार से कथा को आगे बढ़ाने के लिए। तो त्रासदी का सब्जेक्ट है कि जो जीवन व्यापार हमारा है, जो कुछ भी हम जिंदगी में काम धाम करते हैं, उसी को खींच करके लाता है। अब जैसे गोदान एक त्रासदी है, त्रासद अंत उसका हुआ, क्या है उसमें, होरी के साथ जो जो हो रहा था वही दिखा। अब लेकिन होरी के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए जिम्मेदार कौन था? समाज भी था, वो स्वयं भी था। उसकी धारणाएं, उसका अंधविश्वास, परंपरागत विचार उसके जो हैं, तो वही सारे कार्य व्यापार उसी को त्रासदी में दिखा देते हैं। तो अब इसको लेकिन दिखाएं कैसे? भाषा से। तो कलात्मक अनुकरणों से युक्त भाषा ही अनुकरण का साधन है। अब ये तमाम बातें हैं, जब आप बार बार पढ़ेंगे इसकी भाषा को, हम लोग ना इसको 2 बार 3 बार 4 बार जब पढ़ेंगे तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। सुप्रिया प्रसाद का एक वाक्य है, रूप रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। अच्छा, ये तो मध्यकाल का जो है की पंक्ति है, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। ये क्या है? सवैया है। तो ये 10 प्रश्न हो गए। अब किसी के कोई प्रश्न हो तो बताइए। 11वें प्रश्न से चर्चा हम कल करना चाहते हैं। तो जिसके सुप्रिया, स्वीटी, सपना और आपके सोनू हैं, विमल हैं, किसी के पास कोई प्रश्न हो, किसी के पास श्वेता, किसी के पास कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करिए। क्योंकि अभी हम लोग 35 प्रश्नों पर डिस्कशन कर चुके हैं, इसके पहले वाला 25 और ये 10 इधर हो गया। अब हम सोच रहे थे आगे के प्रश्नों की चर्चा हम कल करते। तो किसी के पास कोई सवाल है? 20 मिनट अभी हम लोग और रहेंगे यहाँ पे। कोई प्रश्न किसी का? अच्छा, कोई प्रश्न नहीं। आप लोग बड़े सुस्त हैं लग रहा है। तो अपनी ओर से हम यही बता दे रहे हैं कि हम लोग सुबह 10 बजे रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हैं। अब वो समापन की ओर, अंत की ओर है। तो सोनू के पास कोई सवाल नहीं है, बहुत बढ़िया। तो शुक्ल जी का इतिहास पूरा करके फिर हम लोग बच्चन सिंह का इतिहास पढ़ेंगे। लेकिन वह इतिहास कहाँ पढ़ेंगे? वह इतिहास पढ़ेंगे मोबाइल ऐप में, निकष एकेडमी में। तो वहाँ आप निकष एकेडमी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसको जो है पुस्तक पर चर्चा नामक एक कोर्स है, उसको आप ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, एक टिप्पणी आई, हिंदी साहित्य। आपका नाम तो मुझे भूल ही गया, कोई बात नहीं, बता दीजिए। वैसे टिप्पणी यह है कि हरियाणा प्रोफेसर का जो पेपर है उसको सॉल्व करा दीजिए। चलिए ठीक है, पेपर हम सॉल्व करा देंगे। अभी जो एक आधिकारिक विज्ञप्ति जो पेपर सॉल्व आ भी गया है, लेकिन उसमें डिस्कशन नहीं है, उसमें डिस्कशन नहीं है ना। चलिए,
अब ये कल है 15 अगस्त, तो कल शाम को रखें कि संडे को रखें, क्योंकि पेपर पर हम करेंगे डिस्कशन और 2 बार में करेंगे। 100 प्रश्न है तो 50 प्रश्न को लगभग 1.5 से 2 घंटा लगेगा डिस्कशन करने में, और अगले 50 प्रश्न को भी 2 घंटा लगेगा, 4 घंटा लगभग। क्योंकि वो जो पेपर है वो कमाल का पेपर है, और उसमें एक एक जो कथन आपके हैं उसमें एक राज की बात है, खास जगह से वो पेपर बनाया गया है। किसी एक दो किताब को लेकर के पूरा पेपर पेपर हम देख लिए हैं, बना दिया गया है। सुप्रिया प्रसाद, सर कौशल का मतलब, चलो देखो अब आपने पूछा, हम बता रहे हैं आपको। अब आपने एक प्रश्न कर लिया, यही तो हम कहते हैं कि कौशल प्रश्न आप किया करो, है ना। और किसी कोई प्रश्न, किसी कोई प्रश्न बताइए कौशल का, तो अब हम हो गया। बस, और कोई सवाल नहीं है। चलिए अभी इसमें क्या कमेंट आया है, एक मोटिवेशनल वीडियो बना दीजिए या कोई छोटी कहानी सुना दीजिए। अच्छा, वीडियो रुक नहीं गया है। आपको पता है आज हम जो है 6 क्लास हो गया, तो बैठ करके 2 हो गया और 4 जो है खड़े होकर के, तो थोड़ा सा उस पे जो है आराम ही कर लेते हैं, पेपर सॉल्व करा देंगे, है ना। चलो अभी एक मेरे पास एक टिप्पणी आ गई, चलिए हम कौशल का अर्थ और एक जो है मोटिवेशनल कहानी, 2 डिमांड है, आप लोग मौजूद रहो, दोनों बता देते हैं। देखिए, देखिए एक शब्द है कौशल, एक शब्द है कौशल, ठीक, 2 शब्द है कौशल और कौशल। भाई आप लोग देखोगे तभी हम बताएंगे, है ना। दोनों बता रहे हैं, देखो कौशल है कौशल, तो ये कौशल शब्द में ये लगा है कोश धन ला। अब इसका जो अर्थ है, कहते हैं कोशना, कोशना, छाप देना। दूसरा कोश जो है दूरी की इकाई है, 1 कोश 2 कोश ऐसा होता है ना। यहां पर जो कौशल प्रदेश की बात थी वो थी अयोध्या में सरयू नदी के दोनों ओर विस्तृत क्षेत्र या प्रदेश, जिसे यहां दूरी की इकाई है, तो ऐसा कहा गया
कि उसके नदी के दोनों तरफ, यानी अयोध्या जो है, सरयू नदी है, तो सरयू नदी के दो साइड में वो पश्चिम से पूरब बहती है नदी। तो अगर कोई नदी पश्चिम से पूरब बह रही है तो एक हो जाएगा दक्षिण, एक हो जाएगा उत्तर। अब जैसे ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, ठीक, तो ये हो गई सरयू नदी। अब ये है आपका पश्चिम, ये है पूरब। अब अगर हम कोई नदी पश्चिम से पूरब बह रही है तो ये हो जाएगा उत्तर कोशल, सॉरी दक्षिण कोशल, उत्तर कोशल, और एक हो जाएगा दक्षिण कोशल। ये एक तो ऐसे था। तो अवधी जो भाषा हम लोग बोलते थे, उस अवधी भाषा के दो रूप हो गए, उसी में कोसली भी है। तो अयोध्या जी कौशल कौशल्या कहा गया है ना। तो देख, तो एक तो कौशल ये हो गया, ये सरयू नदी के दोनों ओर का विस्तृत क्षेत्र या विस्तृत प्रदेश कौशल, कौशल प्रदेश। तो कौशल प्रदेश की भाषा कोसली, पूर्वी हिंदी में अवधी भी आती है, उपबोली में कोसली भी आती है। अब दूसरा है कौशल, कोशगत अर्थ, यहां पर इसको लगाएंगे कोश धन ल। अब यह जो कोश है, कोश भी दो प्रकार का होता है, एक होता है कोश, एक होता है कोश। यह जो कोश है यह है खजाना वाला, यह कोश है शेल, कोठरी, कोठरी जैसी हो कोश। यहां जो कौशल है यह है कुशलता से लेकर के, कुशल है ना, कुशल से लेकर के किसी भी कार्य में कोई प्रवीण हो, दक्ष हो, कुशल हो, वहां कौशल या कुशल उससे लिया जाता है। दूसरा कोशगत अर्थ, तो ये तो कोश कोठरी वाला हो गया, कोश खजाना वाला हो गया। जैसे हम कहते हैं व्याकरण कोश, जैसे हम कहते हैं डिक्शनरी, शब्दकोश, शब्दकोश ये वाला हो गया, ठीक है। शब्द का कोश, कोश माने जहां पर वह शब्द रखा हो, कोश जैसे थैली रख दी उसी में, लेकिन एक कोश है खजाना वो अलग है। और कोश माने शेल, कोठरी। ये कौशल एक प्रदेश है जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, ये कौशल अलग है, कौशल अलग है। बात समझ में आई? जो कमेंट करेगा उसको हम बता देंगे। तो एक कमेंट सुप्रिया का आया था, उसका जवाब हम दे दिए हैं। अब स्वीटी का जवाब आ जाए तो हम आगे बता दें हम। रामेश्वर जी नमस्कार। अब दूसरा इन्होंने कहा कहानी की बात। देखिए, इस समय एक कहानी आपके काम की हम बता दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सुविधा नहीं, साधन नहीं, पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी, समय बहुत कम है। तो ये होता है कैसे हम करेंगे, कैसे करेंगे, इस पर हम आपको समझा देते हैं। तो एक जो है, एक युवा था, अब वो कहीं जा रहा था, शाम हो गई, शाम हो गई तो एक कुटी मिली और शाम हो ही गई थी। उसने कुटी में गया, उसने कहा कि अगर एक दिया मिल जाए, दिया जानते हैं, दिया, ये है दिया, यहां इसकी लौ निकलती है दिए की, ठीक, दिया, ऐसे दिया बना देते थे। तो बोला कि दिया मिल जाएगा, कहा हाँ दिया मिल जाएगा, बाबा थे, भोजन हम कर चुके हैं, दिया खाली तुम ले जाओ। अब ये युवा उस दिया को ले लिया और कुछ कदम चला। अब हवा भी चल रही थी, अंधेरी रात थी, थोड़ी दूर रोशनी हो रही थी,
ध्यान दीजिए। और उसको ये लगा अगर हम आगे गए जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, दिया बुझ सकता है। वापस आया, बोला महाराज अब हम जाएंगे नहीं, अब कल जाएंगे, सुबह जाएंगे। अगर आपको कोई ऐतराज न हो, आपत्ति न हो, रात में ही रुक जाए, सुबह जाएंगे। तो उन्होंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, रुक गया। अब थोड़ी देर बाद एक दूसरा युवक वहीं से निकला। थोड़ी देर बाद उसके पास दिया पहले से था और वैसे ही दिया था। तो बाबा बाहर आए, कहा भाई रुको बेटा। कहा बाबा महाराज जी प्रणाम, क्या बात है? तो बोले ऐसा है कि जो तुम दिया ले जा रहे हो, जो तुम दिया ले जा रहे हो, एक कदम रोशनी